अंततः भाजपा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही। अंततः शब्द मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि पिछले साल, अभी साल भर नहीं हुआ, 11 जुलाई को गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पार्थ सारथी के हस्ताक्षर से भारत का राजपत्र असाधारण में अधिसूचना प्रकाशित होती है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तानाशाही पूर्वक 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दी थी। इस तरह से उन्होंने संविधान की हत्या कर दी थी। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। ये अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई। मैंने उस समय में देश के चोटी के जज जो रिटायर हो गए, अभी वर्तमान पद पर नहीं है, ये असंवैधानिक बात होगी कि किसी वर्तमान जज से मैं बात करूं अनौपचारिक रूप से, लेकिन जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश रहे हैं, जिन्होंने कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, उनसे बातचीत किया। सभी ने कहा कि यह अधिसूचना गैर असंवैधानिक है। भारत का राजपत्र में जब भी कोई अधिसूचना प्रकाशित होती है तो सदन में लिए गए कोई निर्णय या कोई कानून जो बनाया जाता है उसका उल्लेख करते हुए कोई व्यवस्था दी जाती है, या अध्यादेश कोई लाया जाता है तो उसका उल्लेख करते हुए कोई व्यवस्था दी जाती है। कोई अधिसूचना किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कोई निर्णय सुनाने के लिए नहीं हो सकती। यह आज 50 साल बाद उस समय की प्रधानमंत्री को संविधान की हत्या करने वाली बताने संबंधी अधिसूचना प्रकाशित करना या निर्णय देने का अधिकार तो भारत सरकार के पास होता ही नहीं है। भारत सरकार सदन में जाके सदन में कानून बन सकता है, लेकिन कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। न्यायपालिका किसी को हत्या अगर की है तो हत्या का दोषी मान सकती है, या आदि जो भी प्रकरण हो उसमें वो दोष कानूनी प्रावधान के आधार पर दंड का प्रावधान कर सकती है, दंड सुना सकती है, लेकिन सरकार नहीं। सरकार के पास में यह अधिकार होता ही नहीं। तो सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कहा कि यह असंवैधानिक आदेश जारी हुआ है और जिस आईएएस अधिकारी ने जारी किया है वो कायदे से तो किसी प्रशासनिक पद पर बैठने लायक ही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये जो पद है ये भले ही संवैधानिक हैं, देश के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन ये राजनीतिज्ञ है। ये कई बार प्रशासनिक अधिकारियों पर कुछ दबाव डाल के आदेश जारी करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नियमों और कानूनों में रहते हुए ही आदेश जारी करते हैं। ये गलती है उस प्रशासनिक अधिकारी की। अब बात आती है कि जैसे ही अधिसूचना प्रकाशित होती है उसके दूसरे दिन गृह मंत्री जी ने ट्वीट करके यह जानकारी दिया कि प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और गृह मंत्री जी ने यह ट्वीट किया, उस पर रीट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री जी और बताते हैं कि इससे क्या संदेश जाएगा। वाह! मैं उस समय बड़ा बेचैन हो उठा था कि भारत के संविधान की हत्या आज से 49 साल पहले हो गई है। ये माना जा रहा है, ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया और हमारे जितने नए युवा हैं प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो उनको वो लिखेंगे संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो बोलेंगे 25 जून को। मतलब उनके दिमाग में बात आएगी कि संविधान की हत्या हो चुकी थी। ये जुमलेबाजी नहीं है। जुमलेबाजी में बोल सकते हैं कि उसकी तो हत्या हो गई यार, उसके भावनाओं की हत्या हो गई फलानी चीज। ये जुमलेबाजी नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। राजपत्र में प्रकाशित हुआ मतलब संवैधानिक व्यवस्था। ये बड़ी भारी भूल उस समय हुई। तब मैंने इस बात को बारीकी से समझा
मैंने बोला प्रधानमंत्री जी भी क्या करे भाई, आरएसएस और भाजपा का दबाव था, हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करना है, हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाना है, और इसी चक्रव्यूह के चलते उन लोगों ने क्या किया, एक व्यूह रचना बनानी शुरू की। देश भर में हिंदू राष्ट्र का संविधान के नाम से न बोलो, हम बोलेंगे कि संविधान बदल देंगे अगर पूर्ण बहुमत में आई हमारी सरकार बनी तो इन्होंने प्रचारित किया कि 2024 में अगर हम पूर्ण बहुमत में आ गए, केवल भाजपा ही पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेती है तो नया संविधान बनाएंगे। वो संभव नहीं हुआ, फिर मिलीजुली सरकार बन गई। ये वो करने में सक्षम नहीं हुए तो फिर आरएसएस का, बीजेपी के नेताओं का दबाव पड़ा प्रधानमंत्री जी पर कि भाई कुछ तरीका निकालो, तो उन्होंने तरीका निकाला, संविधान हत्या दिवस घोषित कर देंगे। तो एक साथ दो काम हो जाएंगे। एक तो ये जो अंबेडकरवादी हैं, ये अंबेडकर जी को ही संविधान निर्माता बताते हैं और आरएसएस शुरू से ही इनका विरोध करती आई है। तो जैसे ही संविधान हत्या दिवस घोषित करेंगे, तो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग जो अपना मसीहा अंबेडकर जी को मानते हैं, ये बौखलाहट में सामने आएंगे, विरोध दर्ज कराएंगे, और जब ये विरोध दर्ज कराएंगे तो दूसरे समाज के लोग भाजपा के पक्ष में आ जाएंगे, भाजपा को लाभ मिल जाएगा। ये इनकी गणित थी। तो इसके आधार पर उनने किया। दूसरी चीज, कांग्रेस के लोग यदि ज्यादा हल्ला मचाते हैं तो समाजवादी जो थे, जो जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो वो बोलेंगे कि नहीं, हम जो गठबंधन बना हुआ है इंडिया गठबंधन, उससे दूर हो जाएंगे। ये इनकी सोची समझी राजनीति। जबकि मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात किया, उत्तर प्रदेश के नेताओं से बात किया, बिहार के नेताओं से बात किया, उन्होंने कहा कि उस समय के हालात अलग थे, उस समय इंदिरा जी ने क्या निर्णय लिए और क्या आंदोलन चला, लेकिन संविधान हत्या दिवस घोषित करना बिल्कुल गलत है और वे उनके पक्ष में नहीं है। मतलब समाजवादी नेताओं ने भी संविधान हत्या दिवस घोषित करने का विरोध किया। ये बात कुल मिला के थी और इनकी मंशा तब क्लियर हो गई। मैं तो जैसे इन्होंने संविधान हत्या दिवस घोषित किया, उसके 13 दिन बाद दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाकर पत्रकार वार्ता किया, उसके बाद मुंबई प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता किया, नागपुर प्रेस क्लब में, लखनऊ में, जयपुर में, भोपाल में, सब जगह पत्रकार वार्ता हुई। पूरे देश में एक माहौल बनने लगा और यही बीजेपी के बड़े बड़े नेता ज्यादा कुछ बोल नहीं सके। लखनऊ में एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता आके धमकी भरे अंदाज में बोले। मैंने बोला धमकी मत दीजिए, तर्क दीजिए, तथ्य दीजिए, मैं कहाँ गलत हूं, अगर आप सही हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं तो एक लेखक हूं, मान लूंगा। लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं थे, कोई तर्क नहीं था। उन्होंने बोला यदि आपने हमारे इस निर्णय के खिलाफ बोला तो मुझे लगा कि ज्यादा और बोलूंगा तो कहीं मेरी गर्दन उड़ा के अलग न कर दे। पर मैंने उनसे बोला भाई मेरी अगर आप गर्दन भी अलग कर दोगे तो मेरे अनुयायी बहुत ज्यादा है, मतलब गर्दन ही एक नहीं है, हजारों लाखों में है। ये आवाज बंद नहीं होने वाली भैया, ये आवाज चलेगी। तब ज्यादा बीजेपी के नेताओं ने बोलना ही बंद कर दिया। अब बात आई कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, ये कैसे बोलेंगे? तो इनमें से भी कुछ लोग आगे पीछे देखने लगे। और वो आगे पीछे कौन देख रहे थे? जो कि सामंतशाही थे। उनको लगता है कि इंदिरा जी ने राजा महाराजाओं की प्रिवी पर्स बंद की थी, उनके विशेषाधिकार बंद किए थे, इसलिए उस बात की भड़ास निकालने का उनको मौका मिल रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, हम तो नहीं बोलेंगे। कांग्रेस में हैं लेकिन अंदर ही अंदर जानते हैं कि इंदिरा जी का नाम लेके ज्यादा बोलेंगे, वही तो इंदिरा जी है जिनने हमारे प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दी। तो कांग्रेस में बने रहते हुए भी हमारे समर्थन में आने को तैयार नहीं हुए। बाकी लोग बहुत ज्यादा तैयार है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया, उन्होंने बोला इंदिरा जी, दुर्गा माता, हम बहुत मानते, भीड़ उमड़ पड़ी सुनने के लिए। लेकिन ये जो बड़े नेता जो हैं, जो खासकर सामंतशाही, बाकी लोग नहीं, बाकी जो धरातल से उठे नेता है वो हमारे साथ। तो हमने 19 नवंबर 2024 को ग्वालियर में 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। 4 वर्षीय प्लान तैयार किया, इसीलिए किया कि इंदिरा जी ने उस समय क्या क्या कार्य की थी, किस कद को प्राप्त की थी और उनके कद को काटने का प्रयास
करते हुए अब ये सोच रहे हैं कि इनका कद काट दो और हम अपना कद ऊंचा कर लेंगे। अरे भाई, मैं कहता हूं अपनी मंजिल ऊंची बना लो। अब दूसरे की मंजिल को देख करके क्यों घबरा रहे हो कि नहीं उनकी मंजिल को काट देंगे तब हमारी मंजिल ऊंची हो जाएगी। अरे इंदिरा जी का जो कद था वो बहुत बड़ा था। अगर उस कद को प्राप्त करना है मोदी जी, उससे आगे जाना है तो और ऐसे काम करके दिखा दो। उनके कद को काटने का क्यों प्रयास कर रहे हो? इतने साल बाद आप क्यों बता रहे हो कि वो संविधान की हत्या कर दी थी? अरे भाई, संविधान में निहित प्रावधानों के तहत उन्होंने आपातकाल लागू की थी। क्यों? अमेरिका के इशारे पर चंद लोग, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा जी को सबक सिखाने की ठानी थी और वे फाइनेंस से लेकर हर चीज कर रहे थे। उनके इशारे पर देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे थे। हालात बड़े विपरीत हो रहे थे। और तो और लोगों ने सार्वजनिक मंचों से यह बोलना शुरू कर दिया, देश की सेना, देश के पुलिस, देश के प्रशासन के लोग इंदिरा सरकार को सहयोग न करें। ये उस समय के नेताओं के शब्द थे, मेरे नहीं। इसका मतलब आप तख्ता पलट करना चाहते थे क्या? पाकिस्तान की नकल करवा रहे थे क्या? क्या अमेरिका ऐसा करने के लिए बोल रहा था? ये बड़ी गंभीर विषय की बात थी। और यदि इंदिरा जी तत्काल संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित प्रावधानों के तहत आपातकाल लागू करने की अनुशंसा राष्ट्रपति के पास नहीं भेजती और आपातकाल लागू नहीं होता, तो इस देश के सामने जो आज वर्तमान परिस्थितियां ये नहीं रहती, कुछ और हो जाती। और जैसे कुछ विश्व की शक्ति बनी हुई जो देश हैं, जो कुछ देशों को अभी अपने इशारे पे नचा रहे हैं, तो भारत की भी वही स्थिति बन जाती। लेकिन इंदिरा जी ने ऐसा होने नहीं दी। अमेरिका के सामने आने के बावजूद अमेरिका को सबक सिखाते हुए उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया। अरे यही शक्तिशाली जो देश बने थे, भारत पर आंखें तरेरते थे, उन्होंने बोला तुम्हारे आंखों में मैं मिर्ची डाल दूंगी। पोखरण में परमाणु परीक्षण की और आंखों में उनके जलन होने लगी और उसी जलन की वजह से उन्होंने भारत में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास शुरू कर दिया। ये बात करते हैं मीसा के तहत बड़ा अन्याय हुआ, DIR के तहत हुआ। अरे भाई, मीसा कानून जो है वो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये कब लगता है? जब सीमा पर युद्ध चलता है। DIR भारत रक्षा अधिनियम, ये कब लगा? जब सीमा पर युद्ध चल रहा था 1971 में। यह जरूरी था, केवल भारत ही नहीं, वे सभी देश जिनकी सीमा पर युद्ध होता है वो इस तरह का कानून बनाते। ये कानून बनाए गए थे, ये आपातकाल लागू होने पर नहीं लगाए गए थे, नहीं बनाए गए थे, लेकिन वो कानून तो अमल में रहेगा ना, उसके तहत तक कार्रवाई होगी। जो लोग विदेशियों के इशारे पर काम करेंगे, देशद्रोह का काम करेंगे, तो उन पे तो कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन ऐसी धाराओं के दुरुपयोग का आरोप यदा कदा लगता है और कुछ हद तक दुरुपयोग होता भी है, इसको कभी नकारा नहीं जा सकता। आपातकाल में इन धाराओं का कुछ हद तक दुरुपयोग नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए श्रीमती इंदिरा जी ने कहा था कि उस समय यदि कुछ लोगों पर ज्यादतियां हुई होगी और किसी धारा का दुरुपयोग हुआ होगा, तो उसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। यह बड़ा दिल था, उन्होंने किया। अब बात आती है, जस्टिस जेसी शाह आयोग ने भी माना और भी कई एजेंसियों की जांच रिपोर्ट आई, उसमें यह माना गया कि मीसा के तहत अधिकतर लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई थी। 1 लाख से अधिक लोगों पर देश में कार्रवाई किस पे हुई थी? निवारक निरोध अधिनियम 1948 के तहत। यह एक प्रतिबंधात्मक कानून है। 107-16 की कार्रवाई हर गांव घर के लोगों में भी जानकारी है कि 2 लोग एक जमीन के टुकड़े को लेकर लड़ने लगते हैं तो मजिस्ट्रेट जो है 107-16 की कार्रवाई कर देता है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करता है। उसी प्रकार वैसे ही कुछ प्रावधान निवारक निरोध अधिनियम के तहत है।
ऐसी सरकार को लगता है कि ये कहीं उपद्रव मचा सकते हैं, इनसे हिंसा भड़क सकती है, तो वे निवारक निरोध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर देते हैं। ये कोई मिसा जैसे या DIR जैसे कार्रवाई नहीं होती। लेकिन बाद में जो लोग भी उसके तहत जेल गए, सबको इन्होंने मिसाबंदी घोषित कर दिया। अगर इसकी बहुत अधिक बारीकी से जांच हो तो जो लोग मिसाबंदी के नाम से पेंशन लिए हैं, कई लोगों को पेंशन वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के खजाने का पैसा गया है। एक महत्वपूर्ण बात। अब बात आती है कि इन लोगों ने ये संविधान हत्या दिवस घोषित कैसे किया, इसका राज क्या है। इसके राज के पीछे थोड़ा पीछे जाता हूं मैं। दरअसल जब देश का संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और उसको देश के संविधान सभा ने मान्यता दी, उसके ठीक 4 दिन बाद ऑब्जर्वर RSS का मुखपत्र था, उसमें प्रकाशित हुआ कि इस संविधान में देश का कुछ नहीं, विदेशी संविधानों की नकल की गई है। हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथों में जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, जो प्रावधान दी गए थे, उसका इनमें कोई पर भी उल्लेख नहीं है। तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। केवल इतना बोला नहीं, उसके बाद तो संविधान की प्रतियां सांकेतिक रूप से जलाई गई, बड़ा भारी आंदोलन होने लग गया। यह आंदोलन चल ही रहा था। इसी बीच में डॉक्टर अंबेडकर जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बैठकर, इसका उल्लेख है, ये लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अंबेडकर जी और नेहरू जी को भी लड़ाने का इनने प्रयास कर दिया। ये चुकते कहां हैं, जबकि नेहरू जी और अंबेडकर जी ने मिलकर हिंदू कोड बिल पर काफी चर्चा किया था। अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। इसको लागू करने पे बात चल रही थी तो बड़ा भारी विरोध शुरू हो गया। पूरे 52 सभाएं तो केवल दिल्ली में हुई थी, करपात्री महाराज के नेतृत्व में भी हुई, बड़ा भारी आंदोलन हुआ। अरे हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों? बहुपत्नी प्रथा का विरोध था। बहुपत्नी प्रथा का विरोध तो होना ही चाहिए ना। फिर लड़की को, महिला को अपनी पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने का प्रावधान था, यह भी पच नहीं रहा था। महिला कंधा से कंधा मिलाकर चलेगी, समानता का अधिकार, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब इन्होंने कुछ व्याख्या अलग रूप से की हुई थी। महिलाओं को समानता का हक नहीं देना। तो हिंदू कोड बिल उस समय लागू नहीं हुआ। अंबेडकर जी उससे नाराज होकर के कांग्रेस छोड़ के चले गए, लेकिन नेहरू जी ने उन्हें वचन दिया था कि इसे मैं 6 भागों में बांटकर पारित करा लूंगा, और उन्होंने उसे पारित करवा लिया 1956 तक। उसके पारित होने के बाद में बड़ी जबरदस्त बौखलाहट थी RSS को कि इन्होंने जबरदस्ती लागू कर दिया, महिलाओं को बराबरी के दर्जे पे लाके खड़ा कर दिया, जबकि इसके विरोध में पहले से ही थी RSS। अब बात आती है, ये मनुस्मृति को लेके बहुत ज्यादा विवाद होता है। मनुस्मृति की बात आती है, मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख है, लेकिन बहुत कम श्लोकों में। जो मनुस्मृति में शोध हुआ है तो उतने श्लोक नहीं थे भाई, ये बाद में सब जोड़े गए श्लोक हैं, और ये विवादित श्लोक हैं। इसमें महिलाओं को द्वयम दर्जा दिया गया। वो पढ़ नहीं सकते, हम बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि महिला मां है, बहन है, केवल पत्नी तक ही सीमित नहीं है, उसके और आगे है। तो हम पढ़ नहीं पाते, हम बेचैन हो जाते हैं, इतना बुरी चीजें लिखी गई है। अंबेडकर जी ने अपने 3 गुरु बताए। धार्मिक समानता के लिए उन्होंने गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को अपना गुरु बताया। उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए जो बात हुई, तो ज्योतिबा फुले को उन्होंने अपना गुरु बताया। उन्होंने कबीरदास को अपना गुरु बताया। तो क्यों? ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को समानता के हक दिलाने की बात किया था। अंबेडकर जी ने केवल अनुसूचित जाति वर्ग को हक दिलाने के लिए आरक्षण की बात वही तक सीमित नहीं है उनका योगदान। उन्होंने महिलाओं को समानता का हक दिलाने के लिए बड़ा भारी ड्राफ्ट तैयार किया था और बड़ी योजना बनाई थी, और नेहरू जी और वो साथ में थे। बाद में नेहरू जी ने ही उन्हें पारित करवाया। तो ये बात थी कि बाद में इंदिरा जी सामने आ गई। इंदिरा जी जब सामने आई तो बड़ी बेचैनी थी
कई गौ हत्या के नाम पर जबरदस्ती का आंदोलन खड़ा किया गया। फिर बाद में हमारी राजमाता सिंधिया ने, जो पचमढ़ी में सम्मेलन हुआ था युवक कांग्रेस का, उस युवक कांग्रेस बहुत स्थापित नहीं हुई थी, युवक कांग्रेस के नाम पे सम्मेलन था, वहां पर उन्होंने द्वारिका प्रसाद मिश्र ने सामंतशाही के खिलाफ बोल दिया, तो बस वही से वो तुनक गई और इंदिरा जी को सबक सिखाने के बारे में सोची। देश में कुछ कुछ जगह संवित सरकार बनी, मध्य प्रदेश में बनी, उन पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की चुनी हुई सरकार गिरा करके संयुक्त विधायक दल की सरकार बन गई थी। उसके बाद में सन 1967 का जो चुनाव आया, 67 के चुनाव की बात है, 67 में ये हुआ था। और 67 का चुनाव के टाइम की एक और घटना है, जब इंदिरा गांधी भुवनेश्वर में गई थी, वहां पर एक सभा को संबोधित कर रही थी, तो वहां पर लोगों ने नारे लगाए थे, मर्दों के देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं चलेगी। इनकी ये धारणा थी कि महिलाओं को समानता का हक नहीं देना है। फिर 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना, राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त करने का एक बार बिल लाया गया, पास नहीं हुआ। फिर अध्यादेश के माध्यम से लाया गया, उसमें भी न्यायालय के माध्यम से उनको गलत साबित कर दिया गया। लेकिन 1971 में उन्होंने फिर उसको लागू करवा के रखा, जिससे कि राजा महाराजाओं की सामंतशाही खत्म हो गई। तो उसके बाद में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किया। कोयला कंपनी का ही केवल नहीं, पूरे देश के प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। घाटे में चल रहे उद्योगों का नियमितीकरण करने के लिए उनको अपने सरकार की ओर से सहायता कर दी। 20 सूत्री कार्यक्रम लाए, पोखरण में परमाणु परीक्षण की। इतनी सारी उपलब्धियां जब इंदिरा जी को मिलने लगी तो इससे बेचैन हो उठे। उस समय की बेरोजगारी का अध्ययन करें, बेरोजगारी इतनी थी ही नहीं जितना एक गाना गाते हैं। लेकिन छात्रों को खूब भड़काया गया, बड़े बड़े आंदोलन कराए गए। गुजरात से शुरू हुआ, बिहार में गया, मध्य प्रदेश में आया, जबलपुर और ग्वालियर का छात्र आंदोलन आज भी रिकॉर्ड में बना हुआ है। ये सब जानबूझ के भड़काया गया था। और आज भी उस उम्र के लोग हैं, वो बताते हैं कि इंदिरा जी के शासनकाल में सन 74 के आसपास ऐसी स्थिति बनी कि लोगों को घर से ढूंढ करके ला जाते थे और नौकरी के लिए बोलते थे। योग्यता नहीं थी तो कम योग्यता के लोगों को भी नौकरी दी जा रही थी, मतलब बेरोजगारी जीरो हो गई। कृषि क्रांति की बात, हमारे जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जो कृषि क्रांति के लिए बिल लाया गया, बिल पारित हुआ, उस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन हरित क्रांति के नाम पर काम शुरू नहीं हो पाए थे अच्छे ढंग से। इंदिरा जी ने बड़ी मजबूती के साथ काम किया, बड़ा भारी विरोध हुआ। बेल्जियम से बीज लाएंगे, उस बीज के उत्पादन शुरू होगा, जमीन में खाद पड़ेगा, जमीन बेकार हो जाएगी, बड़ा भारी आंदोलन हुआ। लेकिन इंदिरा जी घबराई नहीं और उन्होंने सॉइल टेस्ट के लिए लैब बनवाए और बहुत सारे प्रयास किए, जिसके चलते कि कृषि क्रांति और आज कृषि उत्पादन में हमारा देश आगे हो गया। तो ये जो इतनी चीजें इंदिरा जी ने की, उसको ये पार कर ही नहीं सकते, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, बोले भैया इंदिरा जी के कद से ऊंचा कद हमारे प्रधानमंत्री जी का चाहिए, तो क्या काम करो, इंदिरा जी ने संविधान की हत्या की थी, ये बता दो। हत्या शब्द अपने आप में इसका कोई और ये नहीं है, कोई अर्थ भावार्थ निकालने की जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसी रचना या तो ग्रंथों के रूप में हो, शास्त्रों के रूप में हो, पुराणों के रूप में हो, या नियमावली के रूप में हो, या किसी वृतांत के रूप में हो, जहां से नियम पारित होने की या नियमों को मानने की बात आती हो, उसको जीवंत माना जाता है। मैंने 30 किताबें लिखा है, जिस दिन किताब का विमोचन हुआ तो उसको मैं बोलता हूं प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मतलब उस रचना को जीवंत मानते हैं। रचना को मरी हुई कोई कह दे तो कितना बेचैनी होगी, सोचने की बात है। 299 संविधान सभा के सदस्यों ने रात दिन मेहनत किया, पूरे देश के भिन्न भिन्न अंचलों का भिन्न भिन्न समस्याओं का अध्ययन किया, विश्व के तमाम संविधानों का अध्ययन किया, तब जाकर के वो महान रचना तैयार हुई संविधान के रूप में। और आज वही संविधान ऐसा है जिसके भरोसे हम चल रहे हैं। यदि 49-50 साल पहले संविधान की हत्या हो गई, हमारा देश किस संविधान के भरोसे चल रहा है, हमारी न्यायपालिकाएं किसके भरोसे चल रही है भाई, ये तो सोचने की बात है। हमारे यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, सरकारें जो भी काम कर रही है सब तो कानून के तहत कर रही है, तो उसी संविधान, मरे हुए संविधान के भरोसे कैसे काम कर सकते हैं आप। इसलिए संविधान हत्या दिवस घोषित करना बहुत गलत है। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था,
बड़े आग्रह के साथ लिखा कि प्रधानमंत्री जी आपसे भूल हो गई है, भावावेश में हो गई, कुछ लोगों ने आपसे भूल करा दिया, इसमें आप सुधार कर लीजिए प्लीज। लेकिन भाई वो मानने वाले कहाँ हैं? और मेरे जैसे अदना आदमी बोले वो कैसे मानेंगे भाई? तो प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा भगवान मानेंगे। ऐसा कुछ बोला भी गया है, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने तो ये बोला भी है। तो यही है, वो सबसे ऊपर है, जनता सबसे नीचे है। अब ये कहते जरूर है कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है, लेकिन सब उल्टी चीजें हैं। हम न्यायालय में भी, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में हमने बाकायदा इसके लिए याचिका दायर की है। अभी वहां से कोई निर्णय ऐसा आया नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि न्यायपालिका इस पर महत्वपूर्ण निर्णय देगी कि संविधान हत्या दिवस आप नहीं मना सकते। अब इसी बीच में तो एक कहानी हो गई कुंभ मेले की। कुंभ मेले के दौरान वसंत पंचमी के दिन हिंदू राष्ट्र का संविधान 501 पेज का बन गया है, 25 विशेषज्ञों ने बनाया है, वो लागू होगा। उसमें स्पष्ट भी किया गया कि रामायण, महाभारत, भगवान कृष्ण की गाथा से लेकर के मनुस्मृति और चाणक्य, इनके सब उदाहरण लेकर के इस कानून को तैयार किया गया है। मुझे एक धर्माचार्य ने बताया कि किसी भी कीमत में हिंदू धर्म में महिलाओं को समानता का हक नहीं दिया जाता, इनने दिया है। अभी जो हिंदू राष्ट्र का संविधान बना है, इसमें महिलाओं को समानता का हक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बड़े जोर देके कहा, और ये जरूरी है देश को बनाए रखने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बनाए रखने के लिए। उनने जोर देते कहा कि बाकी लोगों के लिए आप बात मान जाते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं मानते? हिंदू धर्म के लिए यहां महिलाओं को समानता का हक नहीं दे सकते। और जो शूद्रों की व्यवस्था दी गई है, उनके लिए भी वही व्यवस्था बनी रहेगी। सबके लिए अलग अलग नियम कानून जैसे बने हैं, मनुस्मृति में दिया गया है, आदि में दिया गया, उसको लागू किया। मैंने कहा उनसे कि सम्माननीय, मनुस्मृति इतने पृष्ठों की नहीं थी। बड़े बड़े शोध में पता चला कि 300 कुछ पृष्ठों की ही थी। 340 अधिकतम पृष्ठ बताए गए, 322 पृष्ठ कब बताया किसी ने? और ये 2964 पेज की जो आप बता रहे हैं, इतने पेज की मनुस्मृति नहीं थी। ये अंग्रेज ने अंग्रेजी में संस्करण बना दिया। ये बांटो और राज करो वाले लोग थे, इनने ऐसा लाया है, और इन बातों को आप मनुस्मृति बोल रहे हैं। वो मनुस्मृति नहीं है। महाराज मनु ऐसा कर ही नहीं सकते थे अगर प्रथम पुरुष थे। और बहुत ऋग्वेद के एक श्लोक की बात बताई जाती है, उसका भी अर्थ अलग है। मैंने सब चीजें उनसे बोला, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। भाई हिंदू राष्ट्र का संविधान होगा, हिंदू राष्ट्र का होगा, उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं, कम से कम महिलाओं के लिए तो बहुत ही बुरी बातें हैं, जो 501 पृष्ठ का हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाया जा रहा है। अगर इनको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो ले आए उस संविधान की कॉपी, ऊपर पढ़वा दे, लोगों के लिए खोल दे, भैया आप ठीक है, इसका हम अभी विमोचन नहीं कर रहे हैं, इसको हम लागू नहीं कर रहे हैं, इसका अनावरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रति लोगों के लिए छोड़ देते हैं, लोग इसको पढ़ ले। जब लोग पढ़ेंगे तो हम तो लोग भाई महिलाओं को बराबर का अधिकार चाहते हैं। महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देने वाली बात को हम समर्थन नहीं कर सकते। महिलाएं हमारी माता भी है, बहन भी है, तो हम कैसे महिलाओं को जो है दोयम दर्जा पसंद करेंगे? हम नहीं कर सकते। ये जनता के बीच जाएंगे। फिर दूसरी चीज, यहाँ असमानता वाली बात कैसी हम लागू कर सकते हैं कि अनुसूचित जाति वाला है तो अनुसूचित जनजाति वाला है, ये ओबीसी वाला है, ये फलाना है, ये पीछे रहेगा, ये चीजें नहीं चलेगी। तो ये जब पढ़ने में आएगा तब ना। लेकिन उस संविधान में, जो हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाया गया, उसमें यही चीज दिया गया है। जिन ग्रंथों का जिनका उल्लेख किया गया है, उसमें यह चीज है। अब उस काल में हो सकता है वो सही रहे होंगे, लेकिन इस काल में वो सही नहीं है। तो जो चीजें इस काल में सही नहीं, उसे हम कैसे मान सकते हैं? ये सोचने की बात है। ये ले दे करके, और अगला चुनाव, मुझे जानकारी मिल रही है, अगला चुनाव हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करेंगे, ये इनकी मुख्य बात होगी, मुख्य मुद्दा होगा, और इस आधार पर लड़ना चाहते हैं। इसीलिए ये अभी जोर दे करके संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए आगे बढ़े हैं। संविधान हत्या दिवस मनाना भी असंवैधानिक है। संविधान हत्या दिवस घोषित करना असंवैधानिक तो है ही। संविधान हत्या दिवस मनाने के कार्यक्रम में शामिल होने वाला व्यक्ति भी जो है असंवैधानिक कार्य में भाग ले रहा है। इसलिए हमारा इसमें पुरजोर विरोध है। और मेरा मानना है, जो इंदिरा का नहीं, वो राष्ट्र का नहीं, वो राष्ट्र के प्रति सोच नहीं है। मैं इंदिरा के बारे में ये नहीं कह रहा हूं, इंदिरा गांधी के बारे में, कि इंदिरा ही राष्ट्र थी, लेकिन इंदिरा जी ने जो कुछ दिया है हमारे देश के लिए दिया ना। हम तो कहते हैं
और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो अब देवतुल्य हो गए, चले गए, इस दुनिया में नहीं है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री को अगर उनकी पुण्यतिथि आती है, जन्मदिन होता है, तो लोग श्रद्धांजलि देने जाते थे। ये परंपरा चली आई थी। ये क्या है कि नहीं उनकी कमियां गिनाए, पूर्व प्रधानमंत्रियों की कमियां गिनाए, वो गलत थे, मैं सही हूं, ये चीज सही नहीं है। मेरी बातों से जो लोग असहमत होंगे तो मेरे को तथ्यात्मक रूप से जानकारी दे, मैं माफी भी मांगने तैयार हूं। लेकिन मेरा मानना है पंडित जवाहरलाल नेहरू महान थे, इंदिरा गांधी महान थी, उनकी महानता को चुनौती देने वाला व्यक्ति गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि आप महान अगर होंगे तो आपको मानने वाले आगे आएंगे। आप उनको गलत साबित करके अपने आप में महान नहीं बन सकते। ये मेरा कथन है और इस कथन पे मैं कायम हूं। और ये अभियान हमारा जन अभियान के रूप में जन जन तक जाएगा। इंदिरा गांधी के ऊपर में हमने इंदिरा ज्योति अभियान 4 वर्षीय अभियान चलाया है। इंदिरा जी के कार्यों एवं विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा अभियान निरंतर चल रहा है। और उसके साथ साथ हम ये भी बात बताएंगे कि इंदिरा जी ने जो कार्य किए थे वो आज भी जन जन में व्याप्त है। उन बातों को नकारने के लिए इन्होंने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। ये एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। एक और अंबेडकर जी को मानने वाले लोग किनारे हो जाए, अलग हो जाए, दूसरी ओर इंदिरा जी को मानने वाले अलग हो जाए। तो उनको मानने वाले मालूम है कि ये दोनों अलग भी हो जाएंगे तो वे चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा कुछ उन्होंने फार्मूला सोचा है, लेकिन गलत सोचा है। इंदिरा जी को मानने वालों की संख्या इस देश में आज भी अगर तरीके से आकलन किया जाए तो कई गुना इनसे ज्यादा हैं, सामने आ जाएंगे जब उनके कार्य विचारों को रखेंगे। इसलिए हम संविधान हत्या दिवस का पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे।